चारपाई पर लेटी हुई बुधिया साफ साफ देख रही थी कि सूरज अब ऊँघने लगा है और दिन की लालिमा मानो रात की कालिमा में तेजी से समाती जा रही थी। देखते ही देखते अंधेरा घिरने लगा था, बुधिया के आसपास और उसके अंदर भी। बुधिया को लगा जैसे वह कालिमा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है, एक ऐसा हिस्सा जिससे चाहकर भी वह अलग नहीं हो सकती। मन किसी व्याकुल पक्षी की तरह तड़प रहा था। अंदर की घुटन और चुभन ने बुधिया को हिलाकर रख दिया। समय के क्रूर पंजों में फंसी उलझी बुधिया का मन हाहाकार कर उठा है। तभी ठक की आवाज ने बुधिया को चौंका दिया। उसके तन मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। पीछे मुड़कर देखा तो दीवार का पलस्तर टूटकर नीचे बिखरा पड़ा था। माँ की तस्वीर भी खूंटी के साथ ही गिरी पड़ी थी, जो मलबे के ढेर में दबे किसी निरीह इंसान की तरह ही लग रही थी। बुधिया को पुराने दिन याद हो आए, जब वह माँ की आंखों में वही निरीहता देखा करती थी। शाम को बापू जब दारू के नशे में धुत घर पहुंचता था तो माँ की छोटी सी गलती पर भी बरस पड़ता था और पीटते पीटते बेदम कर देता था। एक बार जवान होती बुधिया के सामने उसके जालिम बाप ने उसकी माँ को ऐसा पीटा था कि वह घंटों बेहोश पड़ी रही थी। बुधिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी रही थी। उसका मन भीतर ही भीतर करहा उठा था। बुधिया को याद है उस दिन उसकी माँ खेत पर गई हुई थी धान की कटाई में। तभी धड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा खुला था और उसका दारू खोर बाप अंदर दाखिल हुआ था। आते ही उसने अपनी सिंदूरी आंखें बुधिया के ऊपर ऐसे गड़ा दी थीं मानो वह उसकी बेटी नहीं महज एक देह हो। बापू, बस इतना ही निकल पाया था बुधिया की जबान से। आहा सुन बुधिया, बापू जैसे आपे से बाहर होकर बोले, ये दारू की बोतल रख दे। जी अच्छा। किसी मशीन की तरह बुधिया ने सिर हिलाया था और दारू की बोतल अपने बापू के हाथ से लेकर कोने में रख आई थी। उसकी आंखों में डर की रेखाएं खिंचाई थीं। तभी बापू की आवाज किसी हथौड़े की तरह सीधे उसके ऊपर आकर लगी थी। बुधिया, वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही है? यहाँ आकर बैठ मेरे पास। आ आ। बुधिया को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थीं धौंकनी की तरह। उसका मन तो किया कि दरवाजे से बाहर भाग जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी। उसी पल बापू की गरजदार आवाज गूंजी थी, बुधिया। ना चाहते हुए भी बुधिया उस तरफ बढ़ चली थी जहां उसका बाप खटिया पर पसरा हुआ था। उसने झट से बुधिया का हाथ पकड़ा और अपनी ओर ऐसे खींच लिया जैसे वह उसकी जोरू हो। बापू। बुधिया के गले से एक घुटी घुटी सी चीख निकली थी। ये क्या कर रहे हो बापू? चुप। बुधिया का बापू जोर से गरजा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके दाएं गाल पर दे मारा था। बुधिया झटपटा कर रह गई थी। उसमें अब विरोध करने की जरा भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी वह बहेलिए के जाल में फंसे परिंदे की तरह छूटने की नाकाम कोशिश करती रही थी। थक हार कर उसने हथियार डाल दिए थे। उस भूखे भेड़िए के आगे वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर ये सिलसिला थमा नहीं, चलता रहा था लगातार। बुधिया ने माँ को इस बाबत कई बार बताना चाहा था, मगर बापू की सुलगती सिंदूरी आंखें उसके तन मन में झुरझुरी सी भर देती थीं और उस पर खौफ पसरता चला जाता था। वह भीतर ही भीतर घुट घुट कर जी रही थी। और फिर एक दिन बापू की मार से बेदम होकर बुधिया की माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था। महीनों बिस्तर पर पड़ी बुधिया की माँ तड़पती रही थी और उस दिन जबरदस्त उसके पेट में तेज दर्द उठा। तब बुधिया दौड़ पड़ी थी मंगरू चाचा के घर। मंगरू चाचा को झाड़ फूंक में महारत हासिल थी। बुधिया से आने की वजह जानकर मंगरू ने पूछा था, तेरे बापू कहाँ हैं? पता नहीं चाचा, इतना ही कह पाई थी बुधिया। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मंगरू ने कहा तो बुधिया उल्टे पैर अपने झोंपड़े में वापस चली आई थी। थोड़ी ही देर में मंगरू भी आ गया था। उसने आते ही झाड़ फूंक का काम शुरू कर दिया था, लेकिन बुधिया की माँ की तबीयत में कोई सुधार आने के बजाय दर्द बढ़ता चला गया था। मंगरू अपना काम करके चला गया और जाते जाते कह गया, बुधिया, मंत्र का असर जैसे ही शुरू होगा तुम्हारी माँ का दर्द भी कम हो जाएगा, तू चिंता मत कर। बुधिया को लगा जैसे मंगरू चाचा ठीक ही कह रहा है। वह घंटों इंतजार करती रही, लेकिन ना तो मंत्र का असर शुरू हुआ, ना ही उसकी माँ के दर्द में कमी आई। देखते ही देखते बुधिया की माँ का सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। आंखें पथराई सी बुधिया को ही देख रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हों। तब बुधिया फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके बापू देर रात घर तो आए, लेकिन नशे में चूर। अगली सुबह किसी तरह कफन दफन का इंतजाम हुआ था। बुधिया की यादों का तार टूटकर दोबारा आज से जुड़ गया। बापू की ज्यादतियों की वजह से बुधिया की जिंदगी तबाह हो गई। पता नहीं वह कितनी बार मरती है फिर जीती है। सैकड़ों बार मर चुकी है वह, फिर भी जिंदा है, महज एक लाश बनकर।
बापू के प्रति बुधिया का मन विद्रोह कर उठता है, लेकिन वह खुद को दबाती आ रही है। मगर आज बुधिया ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, यहाँ से दूर भाग जाएगी वह, बहुत दूर, जहाँ बापू की नज़र उस तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। अगले दिन बुधिया मास्टरनी के यहाँ गई कि वह अपने ऊपर हुई ज्यादतियों की सारी कहानी उन्हें बता देगी। मास्टरनी का नाम कलावती था, मगर सारा गांव ने मास्टरनी के नाम से ही जानता है। कलावती गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं। बुधिया को भी उन्होंने ही पढ़ाया था। ये बात और है कि बुधिया 2 जमात से ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। क्या बात है बुधिया, कुछ बोलो तो सही, जब से तुम आई हो तब से रोए जा रही हो, आखिर बात क्या हो गई? मास्टरनी ने पूछा तो बुधिया का गला भराया। उसके मुंह से निकला, मास्टरनी जी। हाँ हाँ बताओ बुधिया, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मदद करूँगी। मास्टरनी ने कहा तो बुधिया ने बताया, मास्टरनी जी, उसने हमको ख़राब किया, हमारे साथ गंदा काम। सुनकर मास्टरनी की भौहें तन गईं। वह बुधिया की बात बीच में ही काट कर बोली, किसने किया तुम्हारे साथ गलत काम? बापू ने। और बुधिया सब कुछ सिलसिलेवार बताती चली गई। मास्टरनी कलावती की आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरे पर हैरानी की लकीरें गहराती गईं। फिर वे बोलीं, तुम्हारा बाप इंसान है या जानवर? उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, उसने अपनी बेटी को ही खराब किया। खैर तू चिंता मत कर बुधिया, तू आज शाम की गाड़ी से मेरे साथ शहर चल, वहाँ मेरी बेटी और दामाद रहते हैं, तू वहीं रहकर उनके काम करना, बच्चे संभालना, तुम्हें भरपेट खाना और कपड़ा मिलता रहेगा, वहाँ तू पूरी तरह महफूज रहेगी। बुधिया का सिर मास्टरनी के प्रति इज्जत से झुक गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही बुधिया को लगा जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गई हो। सब कुछ अलग और शानदार था। बुधिया बस में बैठकर गगनचुंबी इमारतों को ऐसे देख रही थी मानो कोई अजूबा हो। तभी मास्टरनी जी ने एक बड़ी इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख बुधिया, यहाँ औरत मर्द सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। सच? बुधिया को जैसे हैरानी हुई। उसका अलहड़ गबई मन पता नहीं क्या क्या कयास लगाता रहा। बस एक झटके से रुकी तो मास्टरनी के साथ वह वहीं उतर पड़ी। चंद कदमों का फासला तय करने के बाद वे दोनों एक बड़ी व खूबसूरत कोठी के सामने पहुंची। फिर एक बड़े से फाटक के अंदर बुधिया मास्टरनी के साथ ही अंदर दाखिल हो गई। बुधिया की आंखें अंदर की सजावट देखकर फटी की फटी रह गईं। मास्टरनी जी ने एक मॉडर्न औरत से बुधिया का परिचय कराया और कुछ जरूरी हिदायतें देकर शाम की गाड़ी से ही वे गांव वापस लौट गईं। शहर की आबो हवा में बुधिया खुद को महफूज समझने लगी थी। कोठी के चारों तरफ खड़ी कंक्रीट की मजबूत दीवारें और लोहे की सलाखें उसे अपनी हिफाजत के प्रति आश्वस्त करती थीं। बेफिक्री के आलम से गुजरता बुधिया का भरम रेत के घरौंदे की तरह भरभरा कर तब टूटा जब उसे उस दिन कोठी के मालिक हरिशंकर बाबू ने मौका देकर अपने कमरे में बुलाया और देखते ही देखते भेड़िया बन गया। बुधिया को अपना दारूबाज बाप याद हो आया। नशे में चूर, सिंदूरी आंखें और उनमें कुलबुलाते बासना के कीड़े। कहाँ बचा पाई बुधिया उस दिन भी खुद को हरिशंकर बाबू की आगोश से। कंक्रीट की दीवारें और लोहे की मजबूत सलाखों को अपना सुरक्षित घेरा मान बैठी बुधिया को अब वह छलाबे की तरह लगने लगा। और फिर एक रात उसने देखा कि नितिन और श्योता अपने कमरे में अमर बेल की तरह एक दूसरे से लिपटे बेजा हरकतें कर रहे थे। टेलीविजन पर किसी गंदी फिल्म के बेहुदा सीन चल रहे थे। ये दोनों सगे भाई बहन हैं या? बुदबुदाते हुए बुधिया अपने कमरे में चली आई। सुबह हरिशंकर बाबू की पत्नी अपनी बड़ी बेटी को समझा रही थीं, देखो कॉलेज जाते वक्त सावधान रहा कर, दिल्ली में हर दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार की वारदातें बढ़ रही हैं। तू जब जब बाहर निकलती है तो मेरा मन घबराता रहता है, पता नहीं क्या हो गया है इस शहर को। बुधिया छोटी मालकिन की बातों पर मन ही मन हंस पड़ी। उसे सारे रिश्ते नाते बेमानी लगने लगे। वह जिस घर को, जिस शहर को अपने लिए महफूज समझ रही थी, वही उसे महफूज नहीं लग रहा था। बुधिया के सामने एक अबूझ सवाल तलवार की तरह लटकता सा लगता था। क्या औरत का मतलब देह है, सिर्फ देह? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।